कवरेज में आपका स्वागत है और इसके साथ ही आप तक पहुंचा रहे हैं वो बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर। कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि स्मृति ईरानी इसे पेश कर सकती हैं। और बड़ी बात आपको बता दें कि इस आरक्षण बिल को लेकर बीते दिन जब मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी तो वहां पर मंजूरी मिल गई थी, इस पर चर्चा की गई थी विस्तार से, जिसके बाद मंजूरी मिल गई है। अभी फिलहाल ताजा जानकारी ये मिल रही है 11 बजे जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अंदर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हो सकता है। कई सारे सांसद इस वक्त मौजूद हैं और इसके साथ ही फोटो सेशन क्योंकि थोड़ी ही देर पहले हुआ था। और एक चीज अलग जो इस बार देखने को मिली वो ये कि जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस के सांसदों की अलग अलग फोटो होती है, आज वो कंबाइंड फोटो देखने को मिली जो एक ही फोटो में दोनों ही हाउसेस के सांसद नजर आए, यानी कि देश की एकता अखंडता का प्रतीक आज इस फोटो में नजर आया है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के इस सेशन को लेकर वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ संजय जी मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ एसएन सिंह जी मौजूद है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, क्योंकि आज देखिए, आज हमने देखा फोटो में कोई विपक्ष नहीं है, कोई सत्ता पक्ष नहीं है, आज भारत के नागरिक है, देश के नागरिक है, क्या कहेंगे? देखिए आज क्या है, आज तो सनातन परंपरा का शुभ दिन गणेश चतुर्थी है। तो इस शुभ दिन में कहा जाता है कि श्री गणेशाय नमः, जो शुभ कार्यों के देवता हैं, आज उनकी तिथि है तो निश्चित तौर पे अच्छा ही होगा। और एक ऐसा ऐतिहासिक पल भारत के लोगों के द्वारा भारत का निर्मित संसद भवन, जिसमें भारत के सांसद, किसी पार्टी के नहीं, भारत के सांसद, और इतने शुभ दिन पे तो एक श्लोक है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गणेश भगवान की ऐसी तिथि में बहुत सारे अच्छे कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं। आप देखे होंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कालखंड को लेते हुए, मनमोहन सिंह जी के कालखंड को लेते हुए, वाजपेयी जी को याद करते हुए बताते हैं यह संसद भवन लोकतंत्र का जो सबसे सुंदर मंदिर है, उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक कार्यों को किया। उसी के नाते गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री होता है, तो ऐसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कौन नहीं अपनाएगा। निश्चित तौर पे भारत का अपना संसद भवन तैयार है, किसी भी राजनीति से ऊपर उठकर सभी को उसका स्वागत करना चाहिए। कुछ बातें आपके चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से भी आ रही है, तो अगर ऐसा शुभ पल भी आता है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि भारत में 71 करोड़ आबादी महिलाओं की है। अगर महिला को लेकर भी कोई शुभ समाचार इस शुभ घड़ी में आता है तो मुझे लगता है उस पर गाली देने के बजाय ताली बजाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के लोगों को ये भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रयास तो बहुत लोग किए होंगे लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाता। इसी नाते कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर कुछ अच्छी चीजें होती हैं इस शुभ घड़ी में तो आपके चैनल के माध्यम से कोटि कोटि जनता के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और देश के सभी सांसदों को बधाई देते हैं कि ये शुभ दिन आया है। भारत का अपना संसद भवन, आज सभी सांसद भारत के स्वयं के निर्मित संसद भवन में जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आपने मंदिर कहा है संसद को, और इसी नए मंदिर का जो स्वरूप है वो बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में संजय जी देखिए, राजनीतिक लिहाज से हम अगर देखें तो बहुत से मायने निकलेंगे, लेकिन 2024 के पहले नए संसद में एंट्री करने से पहले उम्मीदें बहुत है आम जनता को। और हालांकि नेताओं के लिए तो है ही बड़ी बात कि उन्हें नई कुर्सी मिलेगी, नया भवन मिलेगा, सारी चीजें हैं, नए फैसले लिए जाएंगे, नई चुनौतियां होंगी, लेकिन जनता के लिए नया क्या होगा? देखिए, जब से सरकार बनी है 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित करते चले जा रहे हैं। देखिए, हम तकरीबन 96 ईयर्स पहले जो भवन था, ओल्ड संसद भवन जिसको कह सकते हैं, नो डाउट विरासत थी हमें। यहाँ पे पंडित नेहरू बैठे, इसमें इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, राजीव गांधी और बड़े बड़े गणमान्य व्यक्तियों ने बैठ करके इस पर निर्णय लिया और देश के क्या कार आगे बढ़ाया। लेकिन जो नया संसद भवन है पूर्णतः से भारतीयता से भरा हुआ है, भारत वर्ष दिखता है, इसमें भारतीयता दिखती है, भारत संस्कृति दिखती है। और नो डाउट इसमें आकर के
जो नई चीजें बनेगी, जैसे अभी ये महिला आरक्षण बिल की बात हम कर रहे थे कि महिला आरक्षण का बिल तकरीबन 27 साल से लटका हुआ था। कहीं ना कहीं लोग इस पे बात तो करते थे लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने में डरते थे। वो एग्जीक्यूशन शायद इस सरकार में दम था, उसने किया। आप देख लीजिए 370 का जिस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ 2019 के बाद से। ये सरकार जो है देश के प्रति कमिटेड है, देश की जनता के प्रति कमिटेड है और देश की भावना से जुड़ी हुई है। तो ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी कार्य शक्ति क्या है और सोच क्या है। सोच के बाद कार्य होता है, कार्य के बाद कार्य प्रणाली को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो नो डाउट जो 2024 को मैं इलेक्शन के मुद्दे से नहीं देखता हूं, लेकिन आप पूरा काल देख लीजिए पिछले 9 साल में, तो बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात कर लीजिए, चाहे हमारा मेडिकल सिस्टम की बात, कहीं ना कहीं बदलाव आपको दिखता है। आप जाके देख लीजिए हेल्थ सेक्टर में कितना बदलाव हुआ है। कभी आपने सोचा था कि वैक्सीन इंडिया बनाएगा? हमें तो नहीं लगता था। आपको याद होगा पोलियो 40 साल में पोलियो का हम पूर्णतया से पोलियो मुक्त हो पाए, 40 साल लग गया। बड़ी चीज ये है यहाँ पर संजय जी कि तमाम ऐसे बयान भी अब सामने आने लगे हैं। विपक्ष कह रहा है सर की एसएन सिंह जी की क्रेडिट बीजेपी लेके चली जा रही है। भाई हम लेकर आए हैं बिल, लेकिन क्रेडिट बीजेपी ले लेगी अब इसे पेश करने के बाद। नहीं, देखिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा नहीं कराएंगे तो निश्चित तौर पे जो पूरा कराएगा उसको क्रेडिट जाएगा। परमाणु डील पे आप कहते हैं कि हमारी सरकार चली जाए, लेकिन 2010 में जब राज्यसभा में बिल आता है, उस समय की हमारी नेता सुषमा स्वराज जी इसका समर्थन करते हैं। आप देखिए सभी लोगों ने समर्थन किया, केवल एक लोग विरोध किए। जब राज्यसभा के बाद लोकसभा में बिल आता है और आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी जो आपको समर्थन कर रही थी, बहुजन समाजवादी पार्टी आपको समर्थन कर रही थी, लालू यादव आपको समर्थन कर रहे थे, टीएमसी उसका विरोध करती है, तो आप क्यों बैकफुट पर चले जाते हैं? यही होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करना, और यही होता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। यही तो दोनों में अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी फाउंडेशन डे से कहती थी कि जब जब हम सरकार और सत्ता में पूर्ण बहुमत से आएंगे तो हम जो भी वादा किए हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने का, 370 को समाप्त करने का, भव्य राम जन्मभूमि को बनाने का, 3 तलाक पे कानून ले आने का, वो सब कुछ भी हम पूरा करने का कार्य करते हैं। इसके पहले भी जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 बार इस बिल को लिया। चूंकि हम बहुमत में नहीं थे, इस नाते नहीं हुआ। और अगर ये बिल आता है जैसा कि आपके माध्यम से बताया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे देश के 71 करोड़ महिलाओं को एक क्रेडिट जाएगा। आज महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आती, जब सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और इज्जत घर देने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं बहुत छोटी सी बात है, इतने बड़े देश में इतना इज्जत घर कैसे आप दे पाएंगे? मैं वापस से आपके पास आऊंगी। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जी हैं। अमिताभ सिन्हा जी, आपका भी बहुत स्वागत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, कहा जा रहा है महिला आरक्षण बिल को आज पेश कर दिया जाएगा और वो भी स्मृति ईरानी पेश करेंगे। अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी, अगर ऐसा होता है तो ये कितना बड़ा सरप्राइज दे दी सरकार? ये सरप्राइज नहीं, अब सिर्फ एक औपचारिकता ही मात्र है। कहते हैं हाँ। और सब था कि कल जो कैबिनेट बैठ गई, कैबिनेट में इसे पास कर लिया गया है और अभी तक इसके बारे में औपचारिक पुष्टि भले नहीं की हो, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। जिस तरह से महिलाओं की कल जो पुराने सांसद उनके हम लोगों ने बयान सुने, पुराने महिला स्पीकर्स का हम लोगों ने बयान सुना, और ये संकेत ये मिल रहे थे कि बुधवार को सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आएगी। अब सरकार ने अपनी मंशा पूरी कर दी है। अगर जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं की शिक्षा की, महिलाओं के सशक्तिकरण की और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की, मुझे लगता है राजनीति में भागीदारी जो अभी तक सबसे कम है 75 साल के संसदीय इतिहास में, उसको आगे बढ़ाने का बेड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है। अगर गांव तक उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर महिलाओं को सशक्तिकरण किया है, उनके अकाउंट खातों में पैसा डालकर उनके लिए इज्जत घर यानी शौचालय बनाए, भर में देश के कोने कोने में घर वालों को पैसा दिया है, आवास बनाए, मुझे लगता है कि अब एक महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की भागीदारी के लिए एक बहुत बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है। और स्मृति ईरानी जो एक प्रखर वक्ता भी हैं और महिला और बाल विकास मंत्री हैं, वो इस बिल को पेश करेंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर सोनिया गांधी कह रही है कि हमारा बिल है, तो अब श्रेय लेने की होड़ जरूर मचने वाली है यहाँ पर। लेकिन इतना तो साफ है कि महिलाओं की सशक्तिकरण, उनके राजनीतिक भागीदारी का रास्ता अब साफ होने जा रहा है आने वाले दिनों में। बिल्कुल संजय जी, देखिए श्रेय लेने के लिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा होड़ मची है, जैसा कि सर ने बताया, अभी अमिताभ जी ने
भी बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो भी बिल पेश किए जाएंगे वो 2024 के एक तरह से घोषणा पत्र बीजेपी रख देगी संसद में। देखिए सहमत हमें नहीं समझ में आता। देखिए सरकार का काम है जनता के हित में काम करना और जनता के हित के लिए कानून बनाना। अगर कोई सरकार जो आज की सरकार है कानून बना के महिलाओं के लिए प्रति आ रही है तो इसमें श्रेय लेने की बात नहीं होती है। भाई आपको किसने मना किया था, अब श्रेय मत ले लो। भाई नेहरू जी के जमाने में तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी ना, 5% महिला हुआ करती थी पॉलिटिक्स में, वो क्यों नहीं लेके आ गए? राजीव गांधी के जमाने में क्यों नहीं आ गए? हम तो कहते हैं पूर्ण बहुमत की बात कर रहा हूं, छोड़ दीजिए 2010 की बातें। देखिए इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी हो जाता है। जिसकी इच्छा शक्ति होगी वही काम कर सकता है, इच्छा शक्ति नहीं होगी आप नहीं काम कर सकते। बहुत से ऐसे निर्णय सरकार ने लिया है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। एटलीस्ट मैं 370 की बात तो बेवाकी से कह सकता हूं, हम लोग सपने में नहीं सोचे थे कभी हट सकता, लेकिन वो हट गया। अब आते हैं 2024 की आप जो चर्चा कर रही हैं। देखिए 2000 प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं या भारतीय जनता पार्टी या आज की गवर्नमेंट जो काम करती है वो चुनाव को देख के काम नहीं करती है, वो जनता के हित को देख के काम करती है। अगर जनता को लगता है ये उनके हित के लिए है, उनके हित के प्रति है या उनसे उनका फायदा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। चुनाव जीतना और हारने के लिए हमें नहीं लगता नरेंद्र मोदी कभी ऐसा कोई काम करते हैं, ना ही उनके कार्य करने की पद्धति है, ना ही उनका स्टाइल है। वो हमेशा जनता को सर्वोपरि रखते हैं। सिंह जी, क्या जनहित ही राष्ट्रहित के रास्ते पर बीजेपी चल रही है? देखिए कल प्रधानमंत्री जी के पूरे भाषण को भी अगर कोई भी सुना होगा तो वो किसी तरह की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो सबके साथ की बात करते हैं। वो नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी की यात्रा से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से होते हुए यहाँ तक की बात करते हैं और वो कहते हैं इस देश में सरकारें आती जाती रहेंगी, अगर कोई चीज बनता है, संसद भवन बनता है तो वो सबका संसद भवन है। महिलाएं सशक्त होती हैं तो वो पूरे भारत की महिलाएं सशक्त होती हैं, वो किसी पार्टी की महिलाएं सशक्त नहीं होती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए कि जब सरकार और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आती है तो आवास देने का सबसे बड़ा लाभ किसको होता है? महिलाओं को। उसमें घरों की योजना जो लाते हैं। इस वक्त क्या कह रही है एक बार वो दर्शकों को सुना देते हैं, फिर दोबारा से मैं आऊंगी अमिताभ जी के पास में, फिर एनालिसिस करेंगे हम महिला आरक्षण बिल को लेकर। एक बार मेनका गांधी क्या सुन रही है? To bring about change wherever I am, whether as Environment Minister, when many institutions and laws that safeguard us were passed, as Social Justice Minister setting up Alimco, which now looks after all the disabled in the country, Childline, which was regarded internationally as the best institution for looking after street children, stopping child labor in the carpet industry. You can change things wherever you are. For instance, in the opposition as a BJP member, as chairperson of the often ignored Assurances Committee, we changed the way people were experimented on by pharmaceutical companies. They were not paid or even asked before becoming guinea pigs. This was changed by us. During Atalji's time, we brought in the vital red and green dot on foods, allowing people to know whether they were eating vegetarian, non-vegetarian food. We repaired an institutional deception. तो लगातार आपको सुना रहे हैं इस वक्त संसद में क्या हो रहा है, लेकिन इस बीच लगा हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। अमिताभ जी, मैं बात कर रही थी महिला आरक्षण बिल को लेकर। एक सवाल, एनालिसिस क्या ये कहता है कि जब भी महिलाओं की संख्या बढ़ी है संसद के अंदर तो किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और क्या परिवर्तन देश में हुए आम जनता के लिए? देखिए अब तक अगर संसदीय इतिहास देखें आजाद भारत का तो उसमें 2019 जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता है, क्योंकि इस बारी सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं, 78 महिला सांसद हैं, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ 14% हिस्सा है कुल सांसदों का। यही भागीदारी बढ़ानी है। अगर महिलाएं देश की आबादी का आधा हैं, 50% हैं, तो फिर 14% आरक्षण क्यों? तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी, मुझे याद है जब राजीव गांधी के पास ब्रूट मेजॉरिटी थी लोकसभा में 1985 से 1989-90 तक, उस समय भी राजीव गांधी ने लोकसभा से तो बिल पारित करवा लिया था, लेकिन जनता दल और अपने बाकी कुछ समाजवादी पार्टी जैसे कुछ दलों के चलते उस बारी भी 5 वोटों से राज्यसभा में ये गिर गया था ये महिला आरक्षण बिल। उसके बाद नरसिम्हा राव ने कोशिश की, इन्हीं आरजेडी और जनता दल को नहीं बना पाए थे वो। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की। सबसे सीरियस कोशिश 2008 में हुई थी जब मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यसभा में यह बिल लाया गया था। लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में क्या दिक्कतें हुई थी? यहीं विजय चौक पे हम लोग सब खड़े थे, रात के 12 बजे तक संसद चली थी। सिर्फ 2 पार्टियां थी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी।
कितने सांसद थे इनके, सरकार की सहयोगी थी ये। अगर सरकार चाहती थी इनको बना सकती थी। तभी मैं बार बार कहता हूं कि अगर मंशा सही हो, अगर बिल पास करवाने की, तो आराम से बिल पास हो सकता था। तब भी बीजेपी कोटा विद इन कोटा की बात कर रही थी, बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया है। जितनी बारी कोशिश हुई है राजीव गांधी के समय से लेकर अब तक, हर बारी बीजेपी ने समर्थन किया था। और मुझे लगता है बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। तो जो भी बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं जो भी चीजें थी धीरे धीरे सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं। चाहे वो 370 का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, कॉमन सिविल कोड का मामला हो, वो भी स्टेक होल्डर्स के पास है अभी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं। महिला आरक्षण बिल उसमें एक था, उसकी एक शुरुआत हो गई है। बिल्कुल। तो क्या संजय जी ये माना जाए कि ये ट्रिपल तलाक के बाद अब जब ये बिल लाया जाएगा, अगर ये पास हो जाता है, दोनों ही हाउसेस से सब की सहमति इस पर बन जाती है, तो ये दूसरा बड़ा फैसला होगा सरकार का महिलाओं के लिए? बिल्कुल बड़ा फैसला होगा। हमें नहीं लगता है कि लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत है, और राज्यसभा में भी जो आंकड़े अगर देख लेते हैं तो तकरीबन हमें नहीं लगता है कि 120 के आसपास तो आराम से पहुंच जाता है। कांग्रेस अगर इसमें समर्थन करती है तो सोचने की बात ही नहीं होती। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो घटक दल इनका जो I... बना है उसके दबाव में ना आ जाए। क्योंकि देखिए कल से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब टीवी में संसद में बार बार इस बात को उठा रहे थे कि बिल लाना चाहिए, लेकिन जैसे ही बिल आ रहा है तो उनके अभी जो बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास हो रहा है। उनके राजनीतिक विशेषज्ञ देख लीजिए, चाहे उनके प्रवक्ता देख लीजिए, कहीं ना कहीं बातों में ट्विस्टिंग है। तो वो कहीं ना कहीं विघटन को भी मैनेज करना उनके लिए मुश्किल होगा। कहीं कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। वो तो अपने आप को दिखा रहे कि सोनिया जी की वजह से हुआ है, चाहे कांग्रेस की वजह से हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे लाके खड़ा कर देता है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एक जो मोदी की काम करने की प्रणाली है, जो उनका एक काम करने का स्टाइल है, वो हमेशा सर्वोपरि अपनी जनता को रखते हैं, अपने देश को रखते हैं। वो कभी नहीं सोचते राजनीतिक लाभ के लिए। जैसे अमिताभ जी ने बोला था 2008 में भी पास हो सकता, लेकिन दबाव में इन्होंने नहीं किया। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध भी किया है। ठीक है, महिला आरक्षण बिल को लेकर क्योंकि लगातार बातचीत हो रही है, इस पर महिला नेताओं का क्या कहना है, महिला सांसदों का क्या कहना है, आपको एक बार सुनाते हैं। करती हूँ, ये सही तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा और महिलाओं को जो पावर टेबल पे जगह मिलनी चाहिए थी, जो इतने सारे सालों से हमारा संघर्ष रहा है, उसको पूर्ण करेगा। तो बस यही उम्मीद है कि ये बिल जल्द से जल्द पारित होगा। बिल महिलाओं के हित में होगा। ये बिल जो होगा महिलाओं को उनके अधिकार देगा, साथ ही साथ 2024 के चुनाव में लागू होगा। उम्मीद करती हूँ ये सही तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा और महिलाओं को जो पावर टेबल पे जगह मिलनी चाहिए थी, जो इतने सारे सालों से हमारा संघर्ष रहा है, उसको पूर्ण करेगा। तो बस यही उम्मीद। अब क्लियर कर दिया है तो हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री ऐसे ही हो जो सब आदमी के बात को ध्यान रखे और देश को बढ़ाने में सबकी कामयाबी का उपलब्धि ले। बहुत अच्छा लगा कि हमारे समय में ये भी एक अनूठा चीज जो कभी भी सोच नहीं सकता था कि महिला बिल पास होगा। महिला की शक्ति और बढ़ा दिया गया है, महिला का मान सम्मान बढ़ा दिया गया है। अब क्या पूछिएगा, क्या पूछे बिल का, क्योंकि ये कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस लेकर आई और मार्च 9, 2010 को हम लोगों ने इसको राज्यसभा में पास कराया। कुछ पार्टियां नहीं चाहती थे, जिसके कारण लोकसभा में पारित नहीं हुआ। ये 2014 से सत्ता में है, 9.5 साल के बाद देर आए दुरुस्त आए। हम कहेंगे वैसे तो ये चुनाव की रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर आज की तारीख में आप महिला रिजर्वेशन बिल लोकसभा में लेकर आ रहे हैं तो कांग्रेस इसका स्वागत करती है। बिल को लेकर महिला नेताओं का क्या कहना था ये तो आपने सुना, लेकिन इस पर चर्चा क्योंकि लगातार जारी है। अमिताभ सर, सवाल ये कि महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता है, अगर, तो फिर क्या वोटर्स पर भी 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, महिलाओं की बहुत बड़ी सहभागिता है। अगर महिला वोटर ही है, जिसको प्रधानमंत्री बार बार अपना साइलेंट वोटर्स बोलते ना है। अगर बिहार के चुनाव जो पिछली बार हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियों के बाद कहा था अगर बिहार में हम जीते हैं तो हमारे साथ साइलेंट वोटर्स थे, और ये साइलेंट वोटर्स महिलाएं हैं। गुजरात में भी महिलाओं के वोट से ही प्रधानमंत्री लगातार उनका आभार प्रकट करते रहे। महिलाओं के वोट से जीते रहे वो, तो इसीलिए महिलाओं के वोट से अगर जीतते रहे हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण और ये महिलाओं के राजनीति में भागीदारी को लेकर प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही आती थी, और उसी का
बीड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है। हाँ, अभी लोकसभा से पहले पेश होगा, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होगा, फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित होगा। उसके बाद ये कम से कम जितने राज्य हैं भारत में उसमें आधे राज्यों से इसको इस प्रस्ताव की सहमति की मुहर लगवानी पड़ेगी। अभी लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद सबसे आखिर में मुझे लगता है 2026 तक डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पर फ्रीज लगा हुआ है, उस पर रोक लगी हुई है। तो उसके बाद मुझे लगता है सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ये तमाम चीजें हैं जिसमें अभी लंबी प्रक्रिया अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल संसद से पारित करवाकर पूरे देश को और पूरी महिला जगत को प्रधानमंत्री देश की महिलाओं को यह संकेत देंगे कि बीजेपी उन महिलाओं के सशक्तिकरण और राजनीति में भागीदारी को लेकर काफी गंभीर है। ठीक है, एसएन सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि महिला आरक्षण बिल के पीछे बीजेपी का विजन क्या है? देखिए, अच्छे कार्यों का अच्छा नतीजा होता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो देश महिला सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ रहा है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद कर रहे हैं। यही हमारा सबसे सुंदर नारा है। हम आपको योजना गिना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है और आवास योजना लेकर आती है, उससे का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? महिलाओं को मिलता है। हम घरौदी योजना लेकर जब आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो उसका हकदार कौन बनता है? उसकी चाबी महिलाओं को दी जाती है। आज इज्जत घर का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? महिलाओं को मिलता है। मैटरनिटी लीव का 60 दिन का अतिरिक्त जो लीव दिया गया है वो किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो ऐसी पारदर्शी जवाबदेह ईमानदार भारतीय जनता पार्टी जो जनता की सरकार है वो हमेशा से महिलाओं के लिए कार्य करती रही। और हम तो कहते थे कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। हम कहेंगे नहीं जो विकसित देश के रूप में भारत ने लक्ष्य तय कर रखा है वो पूरा हो जाएगा। देखिए, 50% की हिस्सेदारी महिलाओं की है और संपूर्ण भारत, विकसित भारत तभी बन सकते हैं जब सभी सशक्त होंगे, जब महिला सशक्त होंगी और जब आदिवासी सशक्त होंगे, जब गरीब सशक्त होंगे। और उसी के दिशा में बार बार कदम उठाया जा रहा है। ये जो कदम उठाया जाएगा उसको भी यही मान के चला जाएगा। यही तो अंत्योदय की परिकल्पना है, अंतिम व्यक्ति तक। जो लोग छूट गए हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो महिला हैं, अगर उनके लिए हम योजना लेकर आते हैं और विपक्ष कहता है कि हम चुनाव के लिए योजना लेकर आए, तो अच्छी योजनाओं के साथ हम चुनाव में भी जाते हैं तो ये भी साधु बात। अच्छे कार्यों का प्रस्तुतिकरण, अच्छा पारितोषिक अगर मिलता है तो ऐसा कार्य पहले भी सरकारों को करना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता देते हैं।